भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह का मतलब 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ रहा है भाई। 1856 से लेकर 1861 तक लगातार 4 साल लॉर्ड कैनिंग गवर्नर रहा। लॉर्ड कैनिंग। तो जब 57 की क्रांति हुआ उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 57 की क्रांति के समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। गुरु नोट कर लीजिए, ये वही लॉर्ड कैनिंग है जिसके समय में 1857 की क्रांति हुआ। ये वही लॉर्ड कैनिंग है जिसके समय में 1857 में ही 3 विश्वविद्यालय बने। भारत में 3 यूनिवर्सिटीज बने। भारत में 3 विश्वविद्यालय बने, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। बूट डिस्पैच के रिकमेंडेशन पर, बूट डिस्पैच के रिकमेंडेशन पर, बूट डिस्पैच के रिकमेंडेशन पर, बूट डिस्पैच के रिकमेंडेशन पर 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय बने। कौन कौन? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय। ये वही लॉर्ड कैनिंग है जिनके समय में भारत का पहला बजट पेश हुआ। भारत का पहला बजट 1858 को क्या आया? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। क्वेश्चन आता है कि कितने तारीख, एक्चुअली इसमें तारीख पूछता है, डेट पूछता है। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। इसको पढ़कर किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग नहीं, महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था 1 नवंबर 1858 का, उसे पढ़कर किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। कहां? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में भाई, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा 1 नवंबर 1858 को। गुरु 57 की क्रांति की बात करें तो 57 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। भाई 57 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, इमीडिएट कॉज था, वो था चर्बी वाला कारतूस। मैंने तत्कालिक कारण का मतलब जिसके बाद हो गया, जिसके कारण से क्रांति शुरू हो गया। भाई वैसे तो बहुत सारे कारण थे 57 की क्रांति के, बहुत सारे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण सब थे, लेकिन 1857 क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। 57 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ। 57 के क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को 57 की क्रांति की शुरुआत हुआ चर्बी वाले कारतूस के कारण। मैं बता दूं कि 57 की क्रांति की शुरुआत बिहार से 12 जून 1857 को हुआ। 57 की क्रांति की शुरुआत बिहार से कब शुरू हुआ? 12 जून 1857। 12 जून और के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया। रोटी और कमल का फूल का प्रयोग किया गया 57 की क्रांति के प्रचार के लिए। जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर, आरा से बाबू कुंवर सिंह ने, 57 की क्रांति के नेता बिहार के जगदीशपुर से, आरा से बाबू कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, गया से करीम अली और भागलपुर से पीताम्बर शाही, भागलपुर से पीताम्बर शाही, उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, कानपुर से नाना साहब यानी धोंधू पंत। नाना साहब बोलो, उनके बचपन का नाम था धोंधू पंत। भैया कानपुर से नाना साहब अर्थात धोंधू पंत। ग्वालियर से तात्या टोपे, ग्वालियर से तात्या टोपे, बरेली से खान बहादुर खान। बरेली से कैसे याद रहेगा? बरेली में क्या गिरा? झुमका गिरा। बरेली के बाजार में झुमका कहां पहनते? कान में। तो कान में तो खान बहादुर खान, तो खान बहादुर खान याद रहेगा। अगला आ जाइए, बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से लक्ष्मीबाई, झांसी से लक्ष्मीबाई। उसके बाद दिल्ली से बख्त खान और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर और बख्त खान। ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेन। चलो गुरु, ये सब याद कर लो। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने एक बार सेशन को, जो लोग फेसबुक से जुड़ गए हैं, जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं, सोम प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। सोम प्रकाश, ये मैगजीन एक्चुअली में जो गूंगे उनके लिए निकाला गया था, लेकिन कोई मिला नहीं, इस वजह से सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये वही ईश्वर विद्यासागर हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए। महिलाओं की शिक्षा के लिए कलकत्ता में इन्होंने बेथुन स्कूल की स्थापना की। महिलाओं की शिक्षा के लिए कलकत्ता में इन्होंने बेथुन स्कूल की स्थापना की। बेथुन स्कूल 1849 में महिलाओं की शिक्षा के लिए बेथुन स्कूल बनवाया। यही वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जिनके प्रयास से 1856 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में, 1856 में गुरु विधवा पुनर्विवाह कानून आया था। विधवा पुनर्विवाह कानून आया था। और सोम प्रकाश मैगजीन का भाषा था बंगला। लिख लो, सोम प्रकाश मैगजीन का जो लैंग्वेज है वो क्या है गुरु? बंगला। बंगला भाषा में सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन होता था। और मैं बता दूं आपको कि सोम प्रकाश मैगजीन के संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और सोम प्रकाश मैगजीन वारनाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था। वारनाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, वारनाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, वारनाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार कौन था?
सोम प्रकाश, यही साप्ताहिक अखबार था, साप्ताहिक था, भी नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, ब्रिटिश कुशासन का बहाना लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश ने किसको हड़प लिया था? भाई कुशासन का बहाना लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने किसे हड़प लिया? कुशासन का बहाना लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने किसे हड़प लिया? भाई सजैस बौझाना, सजैस बौझाना, यह था हड़प नीति के तहत। हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्य हड़पे गए? तो सतारा। हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्य हड़पे गए? सबसे पहले सतारा हड़पा गया, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद बघाट, उसके बाद बघाट, बाद उदयपुर, और उसके बाद झांसी, झांसी, उसके बाद नागपुर। गुरु लिख लीजिए। भाई ये हड़प नीति था, लेकिन पूछा जाए कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने किसे हड़प लिया था? अवध। कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने किसे हड़प लिया? अवध को हड़प लिया गुरु। लेकिन पूछा जाए हड़प नीति से किसको किसको हड़पा? तो सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा को, उसके बाद जैतपुर को, उसके बाद संबलपुर को, फिर बघाट को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को, फिर नागपुर को। गुरु इसका ट्रिक है सजैस बौझाना। सजैस बौझाना, डलहौजी के द्वारा हड़पे गए राज्य। हड़प नीति के तहत डलहौजी ने किसको हड़पा? तो क्रम से एक ट्रिक है, क्रम से। सजैस बौझाना, सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर। गुरु कुशासन का आरोप लगाकर किसको हड़पा गया? अवध को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया ये हुआ था कब? डलहौजी के समय। डलहौजी के समय ही भारत, ये सब लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहला रेलवे चला बंबई से थाने के बीच। बंबई से थाने के बीच पहला रेलवे चला। बंबई से थाने के बीच पहला रेलवे चला। कब? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को थाने से बंबई के बीच पहला रेल चला डलहौजी के समय। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भी सबसे पहले कब हुआ? डलहौजी के समय। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने करवाई? डलहौजी। डलहौजी के समय ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। शिमला को गर्मी का राजधानी किसने बनाया? डलहौजी। डलहौजी ने ही कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। लोक निर्माण विभाग, भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये भी डलहौजी के समय बना। और पहली बार डाक टिकट जारी किया गया डलहौजी के समय। पहली बार डाक टिकट जारी किया गया डलहौजी के समय। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे पहले आया? स्वतंत्रता से पहले व्यापारी के रूप में भारत सबसे बाद में आने वाला कौन है? सबसे बाद में कौन आया? जल्दी बताइए। डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? कौन थे भैया? फ्रांसीसी। सबसे बाद में कौन आए? फ्रांसीसी। आगे आ जाओ गुरु। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करो गुरु। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। गलत है गुरु, रॉबर्ट क्लाइव नहीं बल्कि वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर था। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर था। सही है भाई, केवल दो, कथन दो सही है, तो केवल दो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था गुरु? तो ये था विलियम बेंटिक। लेकिन पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर भी कौन था? विलियम बेंटिक। दोनों सेम होगा। ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिसके समय 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय खूब सामाजिक काम हुआ, खूब सामाजिक काम हुआ। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। 1829 में सती प्रथा का अंत। 1830 में ठगी प्रथा का अंत। 1833 में कन्या शिशु वध पर रोक। 1833 में कन्या शिशु वध पर रोक। 1829 में सती प्रथा का अंत। 1830 में ठगी प्रथा का अंत। 1833 में कन्या शिशु वध पर रोक। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खोला गया 1835 में। 1835 में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय खोला गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कलकत्ता में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज भी खोला गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 1835 में खोला गया। 1833 में कन्या शिशु वध पर रोक लगा। 1830 में ठगी प्रथा बंद हुआ। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल। निम्नलिखित में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया? किस किले का निर्माण? इनमें से कौन सा किला है? आज हम लोग तेजी से करेंगे थोड़ा। इनमें से आज 120 सवाल है और कोशिश करेंगे 120 कंप्लीट हो जाए। आज 120 से कौन सा किला ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया पहला किला था? गुरु आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला ब्रिटिश द्वारा बनवाया गया पहला किला था। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कहां बनवाया गया था? जो बनवाया गया था चेन्नई में, मद्रास में। जो कहां बनवाया गया था? मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में बनवाया गया था। आगे आ जाओ गुरु। नेक्स्ट, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुविवाह
नामक पुस्तक किसने लिखी? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? बताओ किसने लिखा बहु विवाह? भाई विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से आया था। महिलाओं के भलाई के लिए बंगाल में सबसे अधिक काम किसने किया? तो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अपनी जमीन बेचकर भी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खुलवाए अपने पैसे से, सरकार से कोई मदद नहीं, जनता से भी कोई मदद नहीं। वही व्यक्ति बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही बेथुन स्कूल, महिलाओं की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए बेथुन स्कूल बनवाया था, बेथुन स्कूल। चलिए आगे आ जाओ गुरु। नेक्स्ट आइए अगला। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु के समय भाई कौन सा कथन में क्या है? सही है पूछ रहा है भाई। जवाहरलाल नेहरू जब मर रहे थे तो प्रधानमंत्री का उनका चौथा कार्यकाल था, क्या सही है? नहीं सही है। प्रधानमंत्री 5 बार रहे। जवाहरलाल नेहरू कुल 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार अंतरिम सरकार में, दूसरी बार आजादी के बाद, 3 बार चुनाव में। भारत में जब तीन आम चुनाव हुआ, 51-52 में, फिर 52 के बाद 57 में, और फिर 57-62 में। भाई 3 बार चुनाव में और 2 बार पीछे, सब मिला के 5 बार। कोटेशन गलत है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में राय बरेली का प्रतिनिधित्व किया। बताइए। और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में पद पर नियुक्त हुए। बिल्कुल, तीसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा 100% सही है। तो तीसरा ही केवल सही है ना? केवल 3 फूलपुर से किए थे भाई, 3 होगा, यानी केवल 3 सही है। सेकंड वाला भी गलत है, फूलपुर से। आगे आइए। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस, ये पुस्तक किसकी है? मुद्रा राक्षस ये पुस्तक किसकी है गुरु? एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हो। सेशन को आज ऐतिहासिक बनाओ, सेमीफाइनल सीरीज है गुरु। ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म निचले कुल में हुआ था, निम्न कुल में हुआ था, यानी कि उसको बोलते हैं ब्रिसल कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म निचले कुल में हुआ था। कौन बताता? मुद्रा राक्षस। ये किताब है विशाख दत्त की। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। पूछा जाता है विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से, भाई विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। यही किताब कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो राजा महाराजा के कुल से नहीं था, निचले कुल से उत्पन्न हुआ था। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, माल विकाग्नि मित्रम। ये सब किताब किसकी है? कालिदास की। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। चाणक्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र। और पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। लिखो, पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। स्क्रीनशॉट ले लो। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, कालिदास। कितनी किताबें? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, माल विकाग्नि मित्रम। ये सब कालिदास की किताब है। चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र। पाणिनि की अष्टाध्यायी। सुद्रक एक और रचनाकार हैं, सुद्रक। उनकी किताब का नाम है मृक्ष कटिकम। फेमस किताब सब है, मृक्ष कटिकम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। एक बार आज के बेहतरीन सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन को लाइक कर दो गुरु। सेशन को शेयर कर दो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक। सेशन को लाइक कर दो, स्क्रीनशॉट। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने पूरे उत्तर भारत में पहली बार अपना आधिपत्य स्थापित किया? किस मौर्य शासक ने पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लिया? यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर को हराकर पूरे उत्तर भारत का स्वामी बन गया। पूरे उत्तर भारत का स्वामी कौन बना? भाई चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला ही राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का पहला राजा था जिसने यूनान के राजा सेल्यूकस को हराया और काबुल कांधार यानी अफगानिस्तान तक, काबुल कांधार और हेरात तक के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। काबुल, कांधार और हेरात तक के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। उतना ही नहीं किया, उसकी पुत्री से विवाह भी किया। यूनान की राजकुमारी कार्नेलिया जिसको हेलेना भी कहते हैं, कुछ जगहों पर उसका नाम क्या है? हेलेना। उससे विवाह भी किया। वही हेलेना जो भारत के बारे में कहती है, अरुणे मधुमय देश हमारा, जहां पहुंचन जान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। चलो गुरु, तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेना यानी कार्नेलिया से हुआ था, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। काबुल, कांधार, हेरात दहेज में मिला। अब बाकी हाथी जो था, इधर से 500 हाथी भी गया यूनान, चंद्रगुप्त मौर्य भेजा। चलिए कोई बात नहीं, बदला बदली होना चाहिए। आगे आइए। नेक्स्ट, अगला, किस मौर्य शासक को अमित्रोचेटस, अमित्रघात का मतलब अमित्र माने दुश्मन, मित्र माने दोस्त, अमित्र माने दुश्मन, घात माने मारने वाला, दुश्मनों का नाश करने वाला अमित्रघात, अमित्रोचेटस के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बृहद्रथ? भैया उसे 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीतने वाला कहा गया। 2 समुद्र के बीच के जमीन को जीतने वाला कहा गया बिंदुसार को। 2 समुद्र के बीच के जमीन को जीतने वाला भी कहा गया, अमित्रघात कहा गया। और बिंदुसार को वायु पुराण में
बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। वायु पुराण में भद्रसार, भद्रसार। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंदुसार को पुराणों में भद्रसार कहा गया और अमित्र घाट से कहा जाता था। चलिए, दो समुद्रों के बीच के जमीन को जीतने वाला भी कहा गया इसे। आगे आइए, नेक्स्ट। ये सब जैन धर्म से थे भाई, सुन लो। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। अशोक जो था इसका बिंदुसार का बेटा, वो था बौद्ध धर्म का। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, आज सभी विशेष सवाल है, आज सारे विशेष सवाल है गुरु। सेशन को लाइक कर दो, इस सेमीफाइनल सीरीज को लाइक कर दो। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? कौन सी संस्था है जिसका निरीक्षण, जिसका ऑब्जर्वेशन सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? अपने अधीनस्थ न्यायालय का। अपने अंदर में जितने न्यायालय हैं, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट भी आता है और क्रिमिनल कोर्ट भी आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 कोर्ट होते हैं। जो क्रिमिनल कोर्ट होता है उसको बोलते हैं सेशन कोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? सेशन कोर्ट। जो जहां पर विवाह, तलाक, संपत्ति का विवाद जाता है उसको सिविल कोर्ट कहते हैं। कपार फोड़ दिए, गोली चला दिए तो कहां जाएगा? सेशन कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा मैटर भाई, क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा मैटर। यदि आप किसी को गोली मार दिए तो क्रिमिनल कोर्ट को क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट। नहीं सुनते हैं कि सेशन कोर्ट इसको बरी कर दिया है ना? कभी सुने कि सिविल कोर्ट बरी कर दिया? चलिए, तो भैया सर्वोच्च न्यायालय आता है अनुच्छेद आर्टिकल 124 में। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय ये आता है अनुच्छेद 214 में। आर्टिकल 214। हाई कोर्ट अनुच्छेद 214, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124, हाई कोर्ट अनुच्छेद 214, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता था? पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन देता? अब तो था हो जाएगा ना, क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना बनता नहीं है। टोटल पूछा जाए कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी? 12। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना अभी तक बनाई गई? तो 12। पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता था? तो योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता था? तो योजना आयोग। और उस पर अंतिम अनुमोदन कौन देता था? उस पर अंतिम अनुमोदन कौन करता था? अंतिम अनुमोदन करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद लिख लो गुरु। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। भाई पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन लिख लो गुरु, बहुत शानदार है। भारत में जो नियोजन प्रणाली है, भारत में जो नियोजन है या पंचवर्षीय योजना है, वो कहां से लिया गया? रूस से। भारत में पंचवर्षीय योजना का जो कार्यक्रम है का किस देश के प्रोविजन से लिया गया? रूस, यूएसएसआर, जिसे बाद में रूस कहा गया, वहीं से लिया गया पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना तैयार करता है कौन? तो प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। उस पर अंतिम मुहर कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। पहली पंचवर्षीय योजना लिख लो, कई बार पूछा गया। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना लिखो, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। पीसी महालनोबिस मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को फोकस किया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को फोकस किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को फोकस किया गया। तो भैया लिख लीजिए भारी उद्योग। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई। पंचवर्षीय योजना। चलिए, केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा या बोल सकते हैं टैक्स का बंटवारा या बोल सकते हैं संचित निधि से धन, संचित निधि से धन का बंटवारा। भाई ये सब कौन करता है? भाई केंद्र और राज्य के बीच पैसों के बंटवारा का सलाह कौन देता है? तो भैया वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच क्या करता है? टैक्स का बंटवारा करता है, पैसों का बंटवारा करता है। संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा राज्यों को मिला, इसका डिसीजन भी कौन करता है? वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत होती है। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य। सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? सबकी नियुक्ति कौन करते हैं गुरु? सबकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। सबकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य हैं। 5 मेंबर इन फाइनेंस कमीशन। सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग नोट कर लीजिए गुरु। फाइनेंस कमीशन पहला वित्त आयोग, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और अभी कौन सा वित्त आयोग है? अभी है 15वां वित्त आयोग। अभी है 15वां वित्त आयोग और इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। इसका कार्यकाल है 2021 से 2026 तक। और मैं बता दूं आपको
कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है, वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। लिखो, फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280, फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 के तहत होता है गुरु, जो सभी को वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। भारत के सभी वयस्क मतलब जिनका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गया, सभी महिला, सभी पुरुष, सभी जात, सभी धर्म के लोगों को जो भारत के नागरिक हैं वोट देने का अधिकार देता है, उसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार। बताइए प्रस्तावना में वो कौन सा शब्द है जो सबको मतदान देने का अधिकार देता है? गुरु मैं बता दूं कि वयस्क मताधिकार जो होता है ये अनुच्छेद 326 में है, आर्टिकल 326 में वयस्क सभी को वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है। और यह इसका मतलब सभी वोट देते हैं, यानी वोट क्यों देते हैं? सरकार को चुनने के लिए। वोट क्यों देते हैं? सरकार को चुनने के लिए। जब जनता वोट देकर सरकार को चुनती है उसी को बोलते हैं प्रजातंत्र, उसी को बोलते हैं लोकतंत्र, उसी को बोलते हैं जनतंत्र, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में डेमोक्रेसी। गुरु वो डेमोक्रेसी शब्द है, प्रजातांत्रिक शब्द है प्रस्तावना में, जो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देता है। और ये वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है। सुन लो, 1989 से पहले 1989 से पहले तक वोट देने का अधिकार 21 साल के लोगों को था। 21 साल आपकी उम्र होता तभी आप वोट डाल पाते, पर 1989 में 1989 में लिखो 61वां संविधान संशोधन करके 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके 61वां संविधान संशोधन करके 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके वोट देने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। उसमें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। जब प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां। कब? 1989 में। चलिए अब वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 326 में। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग अभी आधे लाइक किए हो, 2700 लोग लाइव हैं, 1500 लाइक है, सेशन को लाइक कर दो गुरु। भारतीय संविधान में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और ये गुरु किसमें आता है? संविधान के भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में। इसके लिए अनुच्छेद लिख लीजिए 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51 लिख लो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। संविधान में कुल 22 भाग, उनमें से भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। और इसके लिए अनुच्छेद 36 से 51 है। इसे न्यायालय में चले संविधान का एकमात्र भाग जिसे कोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते, संविधान का एकमात्र भाग जिसे कोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते, वो कौन सा भाग है? नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और गुरु इसे कोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते। संविधान का अकेला भाग है भाग 4, जिसे कोर्ट में आप घसीट नहीं सकते। एक बार ना हुआ था, नियोजित शिक्षक सब चल गया था, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहने चला गया सब। अब हाईकोर्ट पटना दे दिया डिसीजन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है। अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके लिए कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप। चल गया, अब पटना हाईकोर्ट फैसला दे दिया, सब मिठाई बांट दिया, चलो ये हो गया मतलब डिसीजन, अब सभी को नियोजित शिक्षक को उतना वेतन मिलेगा। चला नीतीश कुमार चले गए सुप्रीम कोर्ट, बोले हुजूर एक तो इसको कोर्ट में केस होने नहीं चाहिए था, एक तो केसों ले लिया हाई कोर्ट, उल्टा डिसीजन सुना दिया। अब शुरू में लोगों से हम हस्ताक्षर करवाए थे कि तुम लोग ज्यादा चिल्लाओगे नहीं, अब नौकरी लग गया तो कह रहा है कि हमको पूरा वेतन दीजिए, ये क्या मतलब है? तो कहा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रद्द होता है और सबसे जो मन हो वेतन दीजिए, ज्यादा हंगामा करता तो छोटिए। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आओ गुरु। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है जी? मन में से क्या है भैया? मौलिक अधिकार नहीं, वाद योग्य है नहीं, वाद योग्य नहीं। वाद योग्य मतलब सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज, हाई कोर्ट में से चैलेंज नहीं कर सकते, वाद योग्य नहीं है, मतलब कि इसे केस में नहीं फंसा सकते। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बहुत शानदार सवाल, कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं, कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं? बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जज जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सबसे ज्यादा बार भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, ऑफिस के अंदर अपने पद पे रहते हुए मृत्यु हो गया किस राष्ट्रपति का? जाकिर हुसैन। पद पे रहते मरने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। ऐसा राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो मजदूर संघ से जुड़ा था, एकमात्र राष्ट्रपति जिसका संबंध मजदूर संघ से था, वो कौन थे भैया? तो भैया बीबी गिरी। एकमात्र राष्ट्रपति जो मजदूर संघ से अपना संबंध रखते थे, मजदूर संघ से अपना संबंध रखते थे, बीबी गिरी, बराह गिरी, बैंकट गिरी, बीबी गिरी। एकमात्र राष्ट्रपति जो एकमात्र कहिए पहले दलित राष्ट्रपति, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति गुरु कौन थे? पिछला राष्ट्रपति कौन? कोविंद, रामनाथ कोविंद। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन और दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति, भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति कौन थे गुरु?
संथाल जनजाति से आती हैं। उड़ीसा के मयूरभंज के संथाल जनजाति से आने वाली, उड़ीसा के मयूरभंज के संथाल जनजाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, वो भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र सीजेआई जो क्या किया भैया, राष्ट्रपति के पद को भी धारण किया है, वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी क्या होता है? किसी राज्य का, विधि का मतलब न्यायिक या कानूनी लिख सकते हैं, किसी राज्य का, देश का, भाई किसी देश का पूछे, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल, अंग्रेजी में बोलेंगे अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 76। इसके लिए आर्टिकल है 76 पर पूछ रहा है राज्य का, राज्य का होता है एडवोकेट जनरल। किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री का मुख्य कानूनी सलाहकार, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का या राज्य के सरकार का प्रमुख वकील, ये सब का सेम चीज है एडवोकेट जनरल, यानी महाधिवक्ता, हिंदी में बोलते हैं इसको महाधिवक्ता। गुरु महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य वकील भी होता है। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का मुख्य वकील भी होता है, मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। इसके लिए अनुच्छेद 165 है। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 165। अनुच्छेद 165 में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी और अनुच्छेद 76 में पूरे देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अटॉर्नी जनरल वही व्यक्ति, देश का अटॉर्नी जनरल, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है अनुच्छेद 76 में। गुरु अटॉर्नी जनरल वही व्यक्ति बन सकता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता होती है, सेम योग्यता होती है अटॉर्नी जनरल बनने की। उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता होती है, वही योग्यता होनी चाहिए एडवोकेट जनरल बनने की। एडवोकेट जनरल जिसको बनना है उसके पास हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, और जिसको अटॉर्नी जनरल बनना है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। चलो आगे आ जाओ। एक चीज और बता दें कि जो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल बनता है वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। वकील, सरकार का वकील तो होता ही है, पर सरकार बैठा रहेगा, उसमें क्या है, अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल अपना वकील के रूप में निजी प्रैक्टिस भी करते रहेगा, उसके रोक नहीं है। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट अगला, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन देखता है? जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तब भारत के राष्ट्रपति, बताया हूं, तब भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद भारत का मुख्य न्यायाधीश देखता है। भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाले एकमात्र सीजेआई कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया, निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। एक्चुअली निर्विरोध नहीं थे, एक्चुअली पर्चा रद्द हो गया था। सबसे ज्यादा लोग, 24 लोग फाइट कर रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए, 24 लोग चुनाव लड़ लिए, सबसे ज्यादा लोग, लेकिन सबके पर्चे रद्द हो गया, गलती उल्टी भरल था फॉर्म, तो बच गया अकेले, हो गए निर्विरोध। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी संविधान सभा के सदस्य भी थे। ये वही नीलम संजीव रेड्डी हैं, जब संविधान बन रहा था संविधान सभा से, संविधान सभा के मेंबर भी थे, आंध्र प्रदेश से चुन के आए थे, आंध्र प्रदेश से चुनकर आए थे संविधान सभा में, यानी आंध्र प्रदेश में नहीं था उस समय, आंध्र प्रदेश नहीं था, मद्रास राज्य था, मद्रास राज्य से आए थे। चलिए, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इनमें से किसको कैसे हटाया जाए इसका प्रोविजन संविधान में नहीं है, हटाने का प्रावधान नहीं है। गवर्नर यानी राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद किसमें आता है? अनुच्छेद 153 में। आर्टिकल 153 में आता है किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 153 में आता है किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 153 में आता है। गवर्नर का पद किसमें आता है? अनुच्छेद 153 में, नोट कर लीजिए। और नियुक्ति राज्यपाल का पद नहीं बल्कि राज्यपाल की नियुक्ति, ये गुरु अनुच्छेद 155 में है। आर्टिकल 155 लिखो, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, नोट कर लो। राज्यपाल का पद पूछे 153, उसकी नियुक्ति पूछे 155। गवर्नर को कैसे हटाया जाए संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। आगे आ जाओ। बहुत सारा अनुच्छेद आज करवा दिए, आज बहुत सारा आर्टिकल करवा दिए। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? सबसे ज्यादा समय तक इनमें से कौन व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा समय 67 से लेके 77 तक, 10 साल इधर, 5 साल, 15 साल। नेहरू जी को देखिए 46 से लेके 64, इधर कितना हो गया? 4, 4, 8 और कितना हो गया उधर? 10, 18 साल। सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा समय तक 46 से लेकर 1946 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? नेहरू जी। उसके बाद इंदिरा गांधी 1867 से लेके पहले 80 तक, और फिर अभी तो 18 साल रहे किए थे। उसके बाद 1980 से 80 तक नहीं भाई, 77 तक, और फिर 1980 से लेके 85 तक, 84 में मर गई था। चलिए 84 तक। चौधरी चरण सिंह ये बस कुछ ही दिनों तक रहे थे, 1980 में बने थे, 1980 में ही खत्म। शास्त्री जी 1965 में रहे थे, 1965 कहिए। चलिए ये भाई हमारे रहा। आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला,
अगला सवाल, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में मान्यता प्रदान करता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में, आर्थिक एवं धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक, या केवल भाषाई? दोनों, भाषाई और धार्मिक दोनों। भारत का संविधान भारत को भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों की घोषणा करता है। भारत का संविधान भारत को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक रूप में घोषित करता है। भारत में कितने धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है? भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं? 6। भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं? 6। कौन कौन? तो भैया बौद्ध, कौन? बौद्ध, उसके बाद जैन, पारसी, उसके बाद सिख, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई। गुरु लिख लो, भारत में कितने अल्पसंख्यक है? 6। भारत में अल्पसंख्यक कितने? 6। अल्पसंख्यक के लिए कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 29 और 30 लिख लो। अनुच्छेद 29 और 30। भाई, भाषा और संस्कृति, अल्पसंख्यकों के भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 29 और 30। 6 अल्पसंख्यक। भारत में कितने अल्पसंख्यक है? 6। बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, मुस्लिम, ईसाई। बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, मुस्लिम और ईसाई। चलो गुरु आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से वर्ष 1947 में भारत को आजादी मिली। 1947 में भारत को आजादी किस योजना के तहत मिली? कौन सी योजना? माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को आजाद करने की बात की गई। माउंटबेटन प्लान को प्लान बाल्कन भी कहा जाता है। माउंटबेटन प्लान को प्लान बाल्कन भी कहा जाता है। और ये कब आया था? 3 जून 1947। लिखो गुरु, माउंटबेटन प्लान को 3 जून की योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन प्लान को 3 जून की योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन प्लान के तहत पैरामाउंटेसी को समाप्त कर दिया गया था। पैरामाउंटेसी लिखो भैया, माउंटबेटन प्लान के तहत पैरामाउंटेसी को समाप्त कर दिया गया था। माउंटबेटन प्लान के तहत पैरामाउंटेसी को समाप्त कर दिया गया था। चलो जल्दी करिए, आगे आ जाओ, नेक्स्ट जल्दी करते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लिखो गुरु, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे आ जाओ। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट है। भाई, संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करती है। संविधान के संरक्षण के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों 5 प्रकार के रीट जारी करती है। उसमें से एक रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। अंग्रेजी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। भाई, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आदेश है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, इस प्रकार के 5 रीट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट रीट जारी करती है अनुच्छेद 126 के तहत। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट रीट जारी करती है अनुच्छेद 126 के तहत। और ये दोनों जारी कर सकती है क्या भैया? हाँ, उच्च तथा उच्चतम दोनों न्यायालय। भाई, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 126 के तहत, सॉरी 126 नहीं भाई, गलती से लिखा गया था, चेंज कर लो, 226। हाई कोर्ट रीट जारी करती है अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट है जिसका मतलब होता है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करिए। सजा मिलना होगा या छूटना होगा वो जज जाने, आपको थाने में नहीं रखना। और सुन लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए स्पेशली कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 22 लिखो। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए अगर स्पेशली पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद है, भाई ये तो उसके तहत जारी होता है रीट, पर बंदी प्रत्यक्षीकरण किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो भैया अनुच्छेद 22। चलिए, दोनों जारी कर सकता है। हालांकि मैं बता दूं, रीट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दायरा, सॉरी हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट में, भैया सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में ही रीट जारी करती है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और अन्य चीजों में भी रीट जारी कर सकती है। यानी कि कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट का क्षेत्र रीट जारी करने में ज्यादा बड़ा है। अभी मैं सोचना कि सर नीचे के कोर्ट है तो कैसे ज्यादा है? भाई, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के केस में ही जारी कर सकती है रीट, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकार और अन्य क्षेत्रों में भी रीट जारी कर सकती है। आगे आओ, नेक्स्ट। राज्यसभा के सदस्यों को नामित नहीं नामित, राज्यसभा के सदस्यों को नामित नॉमिनेट कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट, आप जानते हैं राज्यसभा में खेल, साहित्य, सिनेमा, कला, संस्कृति और साहित्य के अलग अलग क्षेत्रों से बड़े बड़े लोगों को, जो नामी लोग हैं, जो देश के सम्मान को आगे बढ़ाए हैं, उनमें से 12 लोगों को डायरेक्ट बिना चुनाव लड़े राज्यसभा का सांसद बना देते हैं। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नामित या मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में सांसद, चुनाव नहीं लड़ना, डायरेक्ट। आप खेल के कोई बड़ा हस्ती है, डायरेक्ट राज्यसभा के सांसद बनी, सचिन बने थे। रेखा फिल्म के बहुत बड़ी हस्ती है, रेखा थी, डायरेक्ट राज्यसभा सांसद बनी। तो फिल्म से, साहित्य से,
और बहुत सारी जगह संस्कृति से, कला से, नृत्य से जो फेमस पर्सनैलिटी भारत का, उनको डायरेक्ट राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा का सांसद बना देते हैं। कितने लोगों को? 12। राज्यसभा में पूछा जाए कितने लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, बोलो कितने लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं? तो 12। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला सवाल, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? दोनों सदनों, कल बताया था, कल यदि सेशन देखे होंगे तो कल बताया था, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। मैंने बताया था अनुच्छेद कितना, 118(1) के तहत। भाई अभी तक संसद का ज्वाइंट सेशन 3 बार बुलाया गया है, 1961, 1978, 2002। बताया था ना, 1961 में दहेज प्रथा कानून को लेकर के, 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक के लेकर के, और 2002 में आतंकवाद निरोधी कानून को लेकर के। तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन, और एक चीज और सुन लो भाई, संसद के संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक में बुलाया जा सकता है। कल मैंने बताया था, संसद का संयुक्त अधिवेशन केवल और केवल साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल पे बुलाया जा सकता है। मनी बिल, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर संसद का ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाता राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष 118(1) के तहत। अध्यक्ष अगर ना हो तो करेगा उपाध्यक्ष, वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति। चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? बुलाता कौन है बता चुका हूं, भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किस केस में? साधारण विधेयक। आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व यानी लोकसभा का संचालन इनमें से कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। गुरु, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो कहां से लिया गया है? लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो लिया गया है कहां से? वो लिया गया है